सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच का, कर्नाटका प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच का एवं मारवाड़ी युवा मंच स्टार शाखा का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजन किया और मुझ जैसे मामूली कार्यकर्ता को इतना बड़ा मौका दिया कि मैं जो हमारी केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया है उसके बारे में अपने जो भी नॉलेज गेन किया है हम लोगों ने पिछले 3 हफ्ते में, वो मैं आप लोगों को एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। मैं बहुत से राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी हैं, मैं सबको शायद पहचानता भी नहीं, लेकिन हृदय की गहराइयों से सबको स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के लिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, पीपीटी अपनी शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पीपीटी दिख रही होगी। नितेश जी, पीपीटी दिख रही है? हाँ, ओके, दिख रही है। तो साथियों, जैसा कि हमें पता है कि हमारे केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया है और उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले सिद्धि विनायक विघ्नहर्ता गणेश जी की स्तुति करना बहुत अनिवार्य है। कल हमने गणेश चतुर्थी का भी पावन पर्व मनाया है, तो मैं सर्वप्रथम गणेश जी की स्तुति करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा अपने सेशन के लिए। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए साथियों ये बहुत जरूरी है कि हम उसका एक संक्षिप्त इतिहास जरूर जानें। आज जो एजुकेशन पॉलिसी हमारे बीच में आई है उसको हमें बैकग्राउंड में जाकर के समझना बहुत जरूरी है, तभी हम उसकी एक पृष्ठभूमि को समझ पाएंगे। मैंने प्रयास किया है आप लोगों सबको इंडियन और हमारे राष्ट्रीय कल्चर से जोड़ने का इस हिस्ट्री के माध्यम से। कृपया ध्यान से देखें, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अगर मैं हिस्ट्री में जाता हूं इतिहास का, तो मैं आपको त्रेता युग में ले जाना चाहूंगा, जिस युग में भगवान राम हुए थे। भगवान राम ने अपने उस समय गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया था। इसी क्रम में जब हम द्वापर युग में जाते हैं तो भगवान कृष्ण ने गुरु संदीपानी से ज्ञान प्राप्त किया था। जब भी हमारे दिमाग में गुरुकुल या ऋषि मुनियों का विवरण आता है तो हमें लगता है कि हम किसी एक छोटे से सेटअप या किसी झोपड़ी या कोई एक साधारण से स्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम जब गुरु वशिष्ठ की या गुरु संदीपानी की बात करते हैं जिनसे भगवान राम और भगवान कृष्ण ने ज्ञान प्राप्त किया, वो कोई मामूली स्थान नहीं था। वो एक्चुअली मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज थे गुरुकुल उस समय के, और उसका प्रमाण मिलता है हमें 64 कलाओं से। जो 64 कलाएं वहां सिखाई जाती थी और हमारे शास्त्रों में भी उसका विवरण है। कि मैं यहाँ पे अपने सहयोगी मनीष जी गोल्यान को आग्रह करूंगा कि आप कृपया विकिपीडिया का लिंक शेयर कर दे चैट बॉक्स में, ताकि लोग और जान सके कि ये 64 कलाएं क्या है। उस लिंक में आपको इंग्लिश में, हिंदी में और संस्कृत में पता चलेगा 64 कलाएं क्या थी। ये 64 कलाएं थी गीत, संगीत, चित्रकारी, कूटनीति, पहेली, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यवहारिक ज्ञान, समुचित ज्ञान के बारे में जानकारी दी जाती थी। इसीलिए हम आज अगर देखते हैं तो भगवान राम को पुरुषोत्तम बोला जाता है और भगवान कृष्ण को सर्वगुण संपन्न भी बोला जाता है। इसके मतलब उनके अंदर सारे गुण थे। वो गुण कैसे थे? क्योंकि उन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी जो कि गुरु वशिष्ठ और जो कि गुरु संदीपानी चलाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो मैं बात बोल रहा हूं उसका मैं प्रमाण भी दूंगा आपको अगले स्लाइड में। ये जो 64 कलाएं सीखी जाती थी हमारे प्राचीन काल में, आज से 5000 7000 साल पहले, उसका प्रमाण आज भी भारतवर्ष के भूलोक में है। वो क्या प्रमाण है? वो है रिच आर्किटेक्चर। किस तरह के आर्किटेक्चर? आप लोगों को पता है कैलाशा टेम्पल के बारे में। कैलाशा टेम्पल विश्व का एकमात्र ऐसा टेम्पल है जो कि ऊपर से नीचे तराशा गया है सिंगल पत्थर में। उसके बाद अगर आप दिलवारा माउंट आबू गए होंगे, राजस्थान में दिलवारा टेम्पल्स हैं। उसके बाद अपने साउथ में अगर हम बात करें तो बृहदेश्वरा टेम्पल है, और ऐसे अनेकों स्मारक बने हुए जो आज भी हमारे भारतवर्ष में स्थापित हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की जो हमारी टेक्नोलॉजी है, सो कॉल्ड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है,
उसको अप्लाई करके भी हम कैलासा टेम्पल को नहीं बना सकते। तो हम किस तरह की विद्या ग्रहण कर रहे थे पिछले कई सालों से, वो आपको अपने आप साक्षात मिल जाता है कि जो आज से 2000 साल पहले बन गया, उसको आज के जमाने में भी हम नहीं बना सकते। दीज आर द आर्किटेक्चरल मार्वल ऑफ द वर्ल्ड। एक और प्रमाण मैं आपको देना चाहूंगा, वो है रिनाउंड यूनिवर्सिटीज। जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन काल में सिर्फ भारत में ही ज्ञान की वृद्धि हुई थी। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी पटना बिहार में स्थित है, और ये मेरे दिल के भी बहुत करीब है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से नालंदा यूनिवर्सिटी गया हुआ हूं, वहां के खंडरों को देखा हुआ है। उसकी विशालता देख करके अपने आप में इतना दुख होता है कि हमारी कल्चर कितना रिच रहा था। तो आप मान के चलिए, ये जो यूनिवर्सिटीज थी, इससे पहले मैं अपने सहयोगी मनीष जी गोलियान को फिर से आग्रह करूंगा कि आप चैट बॉक्स में प्लीज वो यूनिवर्सिटीज का लिंक डालिए, 15 यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, ताकि मैं चाहता हूं इस सेशन के बाद जितने भी श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं वो उन यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हम किस 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 राष्ट्र को बिलोंग करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, इतने बड़े बड़े मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज को हमने दिया, और वो किसी कारणवश ध्वस्त हो गए। हमारा वो सब्जेक्ट मैटर अभी नहीं है, किसने ध्वस्त किया, क्यों ध्वस्त किया, हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है कि हमारे पास ऐसे रिच यूनिवर्सिटीज थे, जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, मिथली, पुष्पगिरी, ऐसे आपको लिंक में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और मैं हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि इस तरह के मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट ने ग्रेट स्कॉलर्स पैदा किए। आर्यभट्ट, सुश्रुत, चाणक्य, पानी, पतंजलि, लिस्ट लंबी है, समय की एक मर्यादा है, मैं हर चीज को यहां नहीं दिखा सकता। खाली आपको एक सांकेतिक रूप में बताना चाहता हूं कि वी बिलोंग टू अ रिच ट्रेडिशन, रिच कल्चर एंड रिच हेरिटेज। ज्ञान का सागर माना जाता था हिंदुस्तान को। और आप लोगों ने जरूर सुना होगा, चाइना से हुएंग सैंग करके आए थे एक स्कॉलर, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। हुएंग सैंग के बारे में हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने किताब भी लिखी थी कि मैं यहाँ पढ़ने गया, इस तरह की पढ़ाई होती थी, इस तरह की विद्याएं थी। लेकिन मेरा बिल्कुल मानना है कि ऐसे हजारों हजारों हुएंग सैंग पूरे विश्व से भारत में आए थे पढ़ने के लिए। अब चूंकि उन्होंने किताब नहीं लिखी तो हम नहीं जानते, लेकिन हम सिर्फ हुएंग सैंग का नाम जानते हैं। लेकिन भारतवर्ष एक तरह से एडुकेशन का हब रहा है प्राचीन काल में, और उसके भग्नावशेष और उसके प्राचीन अवशेष आज भी हमारे सामने साक्षात रूप से प्रमाण दे रहे हैं। साथियों, इसी से मैं आगे बढ़ता हूं। अगर अब मैं हिस्ट्री को थोड़े और पिछले 5 साल के में ले जाऊं, तो हमारे 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 पास गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। गुरुकुल सिस्टम क्या था? रेसिडेंशियल स्कूलिंग की सिस्टम थी, जो कि लगभग आज से 7000 साल पहले, अगर हम 5000 बीसी की बात करें और 2000 एडी ऐड कर दें, तो 7000 साल पहले का प्रमाणिक है कि गुरुकुल सिस्टम था। वैदिक पीरियड से चल रहा है। जैसा कि मैंने भगवान राम और भगवान कृष्ण के में बोला, ये गुरुकुल कोई मामूली झोपड़ी का या कोई एक छोटे से भूखंड का नाम नहीं था। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, जिसके प्रधान अध्यापक हुआ करते थे वशिष्ठ या संदीपानी। वो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट था। लोकल लैंग्वेज में नॉलेज दी जाती थी, 64 कलाओं के बारे में सिखाया जाता था। और ये सब कालांतर में 1820, आज हम 2020 में है, एज अर्ली एज 200 साल पहले तक अगर हम स्टडी देखें तो 1820 तक भारत में अगर 8 लाख गांव थे तो उसमें से 7,32,000 गांव में गुरुकुल हैं। लेकिन अंग्रेजों ने उन सारे को सिस्टम को स्क्रैप कर दिया। क्यों किया वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि भारत की जो वर्सेटाइल लोकलाइज्ड नॉलेज सिस्टम थी वो यही थी 7,32,000 गांव में, लेकिन उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से स्क्रैप कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने जो भी एडुकेशन के जानकार है, लॉर्ड मकाले के बारे में जरूर सुना होगा। लॉर्ड मकाले कौन थे? लॉर्ड मकाले थे जिन्होंने ब्रिटिश राज में अंग्रेजों द्वारा स्थापित एडुकेशन पॉलिसी सेट की, नॉन रेसिडेंशियल स्कूल की सेटअप की। पहला विश्वविद्यालय, पहला स्कूलिंग सिस्टम बंगाल से चालू हुआ था। उन्होंने वेस्टर्न कैरिकुलम लाए, ब्रिटिशर्स ने डोमिनेट किया उस सिस्टम को। मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम से सिंगल डिसिप्लिनरी, या तो आप साइंस करोगे या आर्ट्स करोगे या कॉमर्स करोगे।
सिलेक्टिव कलाएं, आपको एक लिमिटेड कला सिखाई जाती थी, और इन सब चीज को एक लॉ में बांधा गया जिसका नाम था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835, और मूलतः इसी एक्ट को हमने बाद में भी फॉलो किया। और ये सब क्यों किया अंग्रेजों ने? बिकॉज ब्रिटिशर्स वांटेड बाबूज टू वर्क फ्रॉम देम। उन्होंने इंग्लिश हमें इसलिए सिखाया ताकि हम उनकी भाषा सीख लें और उनके लिए काम कर सकें। बहुत सिंपल लॉजिक था उनका एजुकेशन में इंग्लिश लाने का और इस पद्धति को प्रमोट करने का भारतवर्ष में। अब हम जब आजादी की तरफ बढ़ते हैं, पोस्ट 1947 में क्या हुआ एजुकेशन में? पोस्ट 1947 में almost the same system was followed which the British has formulated under Lord Macaulay Commission. इंदिरा गांधी जी ने 1968 में पहले एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आए थे। उसके बाद लास्ट शिक्षा नीति राजीव गांधी जी सरकार लेके आए थे 1986 में। 1992 में 1986 की ही पॉलिसी में स्लाइट मॉडिफिकेशन किया गया था नरसिम्हा राव सरकार ने, तो इसे हम फुल तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं बोलते, वो एक मॉडिफिकेशन था 1984 में। लास्ट जो मेजर रिफॉर्म हुआ इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में वो था 2009 में, जबकि उस समय की सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया था, जिसके अंतर्गत 6 साल से लेकर के 14 साल का बच्चा, दैट मींस क्लास 1 से लेकर क्लास 14 तक के बच्चे को सरकार अनिवार्य रूप से फ्री में शिक्षा देगी। ये एक बहुत ही संक्षिप्त तरीके से मैंने प्रयास किया है हमारे गुरुकुल, हमारे आज से 7000 साल पहले की परंपरा से लेकर के अभी तक के एजुकेशन पॉलिसी में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं नरेंद्र जी मोदी की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक सभी साथी मेरे साथ होंगे। नितेश जी, कोई सवाल? मैं आग्रह करूंगा अगर कहीं पे किसी का कोई सवाल है यहाँ पे तो। नहीं भैया, अभी तक कहीं किसी प्रकार की सवाल मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो आगे बढ़ूं मैं आप लोगों की आज्ञा से? हाँ हाँ जरूर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नरेंद्र जी मोदी सरकार लेके आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हम हमेशा कहते हैं एजुकेशन में हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो इसीलिए हमने इस आज के सेशन का नाम रखा है शिक्षा का भविष्य क्या होगा इंडिया में, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। और वो हम समझेंगे न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो फ्रेमवर्क रिलीज हुआ है उसके माध्यम से। आप लोगों को बता के खुशी होती है कि ये पॉलिसी मूलतः 350-400 पेज की है, पर सरकार अभी उसको पूरी तरह से अपलोड नहीं करी है वेबसाइट में। अभी सरकार ने 66 पेज की एक समरी ऑफ द पॉलिसी अपलोड करी है अपने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के वेबसाइट में, और हमारे कार्यक्रम का मूलतः फ्रेमवर्क, मूलतः बेस यही 66 पेज डॉक्यूमेंट है। आप लोगों को यह भी बता के बहुत खुशी है कि विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत से सलाह मशवरा किया गया है पिछले 6 सालों में। 6600 ब्लॉक से एडवाइस ली गई है और 700 के लगभग डिस्ट्रिक्ट से एडवाइस ले करके हमारी सरकार ने इस पॉलिसी का एक ब्रॉड फ्रेमवर्क हम लोगों के सामने रखा है। पिछले साल पब्लिक सिटीजन के ओपिनियन के लिए इस पॉलिसी को रखा गया था और इस साल 29 जुलाई 2020 को आधिकारिक औपचारिक रूप से सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिलीज की है हम लोगों के सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूलतः इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? अगर हम उद्देश्य की बात करें तो वैसे तो बहुत से उद्देश्य हैं, पर मैंने प्रयास किया है उसको 2 बिंदुओं में बांधने का। पहला, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन में कैसे विस्तारता की जाए और यूनिवर्सलाइजेशन कैसे की जाए। और दूसरा, हाउ कैन वी अचीव ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। मूलतः ये 2 बिंदुओं पे ऑब्जेक्टिव है। मनीष जी, सुनील जी किन्होंने रेज किया है हैंड, कृपया उनको मौका दीजिए बोलने का, वो कुछ अगर कहना चाह रहे हैं तो। सुनील जी ने रेज हैंड किया हुआ है, उनको अनम्यूट कर दिया भैया। हाँ सुनील जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज बोलिए। सुनील जी भैया आप आगे बढ़िए। ओके।
किसी भी ओके, प्रकार तो से यदि किसी कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं उसको नोट करते जा रहा हूँ। ओके अपने ओके क्वेश्चन आंसर ओके सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ओके, मेरे तो को सर आग्रह भी है कि अगर कोई क्वेश्चन सामने आए तो उसको चैट बॉक्स में डाल दे ताकि वो एक प्लीज, या कंपाइलेशन। यस, धन्यवाद मनीष जी। मैं भी उसको इम्फेसाइज कर देता हूं, किसी भी श्रोता को अगर कोई सवाल है तो आप कृपया चैट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए। मेरे सहयोगी मनीष जी गोल्यान उसको नोट करेंगे और हम उस हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे प्रोग्राम के बीच में या प्रोग्राम के अंत में। तो हम ऑब्जेक्टिव्स पे थे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एडुकेशन, और सेकंड है अचीविंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एडुकेशन। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं मूल सब्जेक्ट पे आऊं, मैं कुछ शब्दों का एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों से करवाना चाहता हूं, ताकि आप जब भी मेरे उद्घोषण को आगे के स्लाइड्स में देखें, उसको अपने आप को कोरिलेट कर पाए। तो अभी जो मैं 4-5 वर्ड्स क्लैरिफाई करने जा रहा हूं, उसको आप कृपया बहुत ध्यान से समझ ले और अपने दिमाग में फिट कर ले, और उसी कंटेक्स्ट में हर चीज को समझने का प्रयास करिएगा प्लीज। पहला शब्द जो मैं दे रहा हूं वो है अर्ली चाइल्डहुड एडुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड एडुकेशन का मतलब है जो 3 साल से 6 साल के बीच की पढ़ाई है, उसको हम अर्ली चाइल्डहुड एडुकेशन बोलते हैं। और वो कब आई, कैसे आई, वो हम आगे के स्लाइड्स में बताएंगे। दूसरा शब्द जो मैं दे रहा हूं वो है स्कूल एडुकेशन। स्कूल एडुकेशन का मतलब होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड या नर्सरी ले लीजिए आप, थर्ड जो कि तीसरे साल से चालू होती है, नर्सरी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई को स्कूल एडुकेशन बोला जाता है। जो लड़का आगे ग्रेजुएशन करता है, कॉलेज करता है, उसको स्कूल एडुकेशन नहीं बोला जाएगा। स्कूल एडुकेशन इज फ्रॉम एज 3 विच इज नर्सरी टिल 12th। तो इस चीज को आप प्लीज एकदम नोट कर लीजिए। स्कूल एडुकेशन इज फ्रॉम 3 to 12 ईयर, 12th स्टैंडर्ड। आगे शब्द दे रहा हूं मैं हायर एडुकेशन। हायर एडुकेशन का मतलब क्या है? हायर एडुकेशन का मतलब है +2 के बाद की पढ़ाई। आपने ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, एमफिल किया, डॉक्टरेट किया, कोई विशेष प्रोफेशनल डिग्री ली, उन सब चीजों को हायर एडुकेशन की कैटेगरी में हम डालेंगे। ये सब शब्द अगर आप बहुत ढंग से समझ लेंगे तो आगे के स्लाइड्स को समझने में, करने में बड़ी आसानी रहेगी हम सबके लिए। चौथा शब्द मैं दे रहा हूं आपको लैंग्वेज। लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? जब हम बात करते हैं लैंग्वेज को, हमें दो नजरिए से देखना चाहिए। एक है लैंग्वेज जो हम समझ रहे हैं, एक है जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश। मैं इंग्लिश को पढ़ रहा हूं, इंग्लिश के मान लीजिए फॉर एग्जांपल शेक्सपियर की नॉवेल को पढ़ा और उससे मैंने इंग्लिश सीखी, और उसके बाद मैं उस पर ऐसे लिखा, क्वेश्चन लिखा, तो इंग्लिश सीखा। वो एक पार्ट हुआ लैंग्वेज का। दूसरा पार्ट है लैंग्वेज कि मैं कोई और सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैथ्स है, साइंस है, ज्योग्राफी है, उसको मैं इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहा हूं। तो एक हुआ लर्निंग द लैंग्वेज, एक हुआ लर्निंग अदर सब्जेक्ट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं इस डिफरेंस को। लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज को सीखना और किसी और भाषा को किसी और लैंग्वेज में सीखना, तो ये हुई लैंग्वेज की बात, जिसको हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। और आखिरी और पांचवा शब्द जो मैं दे रहा हूं वो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब है कि जो हम स्कूल एडुकेशन की बात कर रहे हैं, हायर एडुकेशन की बात कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड एडुकेशन की बात कर रहे हैं, या किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, सॉरी, इन सब चीजों को सरकार किस ढंग से रेगुलेट करेगी, विच विल बी द बॉडीज विच विल रेगुलेट दोज थिंग्स, ये सब चीजों की जानकारी हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये पांचों शब्द के बारे में मैं अपनी क्षमता के हिसाब से आप लोगों को एक संक्षिप्त जानकारी दे दी है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में कृपया यस करके रिप्लाई कर दें। मैं 5 सेकंड वेट करूंगा और उसके बाद मैं आगे की स्लाइड में बढ़ूंगा। कृपया आप चैट बॉक्स में यस करके एक अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाएं और मुझे प्रोत्साहित करें कि आप समझ पा रहे हैं जिन भी बातों को मैं आप लोगों के सामने रख पा रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। काफी लोगों का आया है, काफी लोगों का यस आया है, और मुझे खुशी है कि मैं अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं।
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, हम पहला जो विषय लेते हैं ब्रॉड टॉपिक, वो है स्कूल एजुकेशन। मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे, जब हम स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे नर्सरी से लेके +2 तक। और आगे बढ़ते हैं साथियों, जो स्कूल एजुकेशन में आई एम श्योर जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं इस सेशन के लिए, उन्होंने जो सबसे मोस्ट क्रिटिकल चेंज आया है इस पॉलिसी में, इफ आई टॉक अबाउट स्कूल एजुकेशन, वो है 10+2 हैज नाउ बिकम 5+3+3+4। आई एम 100% श्योर हर व्यक्ति जो यहाँ पे शिक्षा से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति जो इसको इस सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट है, उन्होंने ये जरूर समझ लिया होगा कि 10+2 इज नाउ 5+3+3+4। लेकिन 10+2 जैसा कि हम जानते हैं होता है 12, और 5+3+3+4 होता है 15। तो क्या हमारे नए सरकार अब 3 साल और ज्यादा पढ़ाएगी हमारे बच्चों को? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं अगले स्लाइड की तरफ। साथियों, मेरा मानना है कि ये जो स्लाइड आपको दिखेगी, 1 बाय 1 मैं चीजों को सामने लाऊंगा आपके एक लॉजिकल तरीके से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है इस पूरे पॉलिसी की। और मैं पूर्णतः मानता हूं कि आप लोग सब ने कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में पिछले 3 हफ्ते में 10+2 वर्सेस 5+3+3+4 के चार्ट जरूर देखे होंगे। और उन सभी चार्ट, जितने भी चार्ट मेरे निगाह में आए, उन सभी चार्ट को स्टडी करने के बाद मैंने प्रयास किया है एज अ लेमैन, मैं आप लोगों को किस तरह से समझा पाऊं कि ये 10+2 क्या है अभी के पॉलिसी में, और 5+3+3+4 क्या है आज न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, और आप अपने आप को क्लोजली कोरिलेट कर सको, उसको मैंने किया है। पहला है एज। हम सबको पता है हमारे बच्चे की एज कब क्या होगी, तो उसको मैंने एक जगह रखा है। 3 से 6, 6 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18। जितने भी लोग उपस्थित हैं, एक जिम्मेदार पेरेंट हैं, उन सबको अपने बच्चों की एज जरूर पता रहेगी, वो कब क्या कर रहे हैं, किस एज में है। तो मैंने एक क्रमशः उस एज को एक तरफ रखा है। अब उसके बाद मैंने डिफाइन कर दिया है क्लास को। क्लास भी सिमिलर पैटर्न पे ही रहेगी। शुरू के 3 साल नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, उसके बाद 6 to 8 में क्लास 1, क्लास 2, उसके बाद 8 से 11 में क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, उसके बाद 11 से 14 में क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, और स्कूलिंग के लास्ट क्लस्टर में क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11। आप लोगों की सुविधा के लिए बता दूं कि ये जो क्रम आप लोगों को दिख रहा है, ये मूलतः ऐसे ही रहेगा। इस क्रम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो आप लोगों को इजी हो जाएगा समझना। एज ऑब्वियसली भगवान ने हमें उम्र दी है, तो एज वैसे ही रहेगी, और क्लास का जो सिस्टम है वो क्लास इसी तरह से रहेगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। करंट पॉलिसी, करंट पॉलिसी में क्या है? करंट पॉलिसी में किसी ने अनम्यूट किया अपने आप को, प्लीज म्यूट कर लीजिए। साउंड आ रहा है? ओके। करंट पॉलिसी में जैसा कि हम लोगों को विदित है कि 3 to 6 की जो प्री स्कूलिंग की प्रणाली है, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, उस प्रणाली के बारे में कहीं पे भी कोई बाध्यता नहीं है। करंट एजुकेशन पॉलिसी जो कि राजीव गांधी सरकार 1986 में लाई थी, मॉडिफाई हुआ था 1992 में, उसमें 3 से 6 साल के जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी है, उसके बारे में कोई जानकारी या कोई बाध्यता नहीं है। इसीलिए मैंने उसको ब्लैक एक बॉक्स से इंडिकेट कर दिया है कि हमारे आज के अगर हम करंट पॉलिसी की बात करें तो वो क्लास 1 से चालू होती है, और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें भी क्लास 1 से ही पढ़ाई चालू होती है। हाँ, देयर आर सम स्टेट जिसमें आंगनवाड़ी करके क्लास 1 से पहले भी होता है, बट वो एक, पर उसको कभी भी एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में नहीं डाला गया। वो एक अनऑफिशियल, या अनऑफिशियल इज नॉट द राइट वर्ड, अनौपचारिक रूप से ही चलती थी आज की जो पॉलिसी है। और क्लास 10 जो कि 6 से 12 साल के बच्चे पढ़ते हैं, इसको एक कैरिकुलम बेस्ड, कि जो आपको बोला गया आप वही पढ़ोगे,
आपको, आप अपने मर्जी से नहीं पढ़ सकते। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो डिफाइंड है, आपको वो पढ़ने पड़ेंगे। वो 10 है। और लास्ट के 2 साल विच मेक्स 10+2, उसमें हम आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स लेते हैं। जैसे मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं तो मैंने कॉमर्स से पढ़ाई करी। जो साइंस के स्टूडेंट है वो हिस्ट्री वो साइंस के बायोलॉजी, गवर्नमेंट स्कूल है उसमें भी साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में हम बायोलॉजी या मैथमेटिक्स लेके इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट कर सकते हैं। कॉमर्स लेकर के हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या एमबीए या इकोनॉमिक्स बन सकते हैं। और आर्ट्स बन करके हम अलग अलग रिसर्च में जा सकते हैं। ये +2 के स्टडी सिस्टम है। ये हमारा करंट सिस्टम है। अब अगर मैं नए पॉलिसी की बात करूं तो जो पहला है 5, ये 5+3+3+4 इज अ ईयर। ये एक सालों का क्लस्टर बनाया है सरकार ने कि ये 5 साल में एक क्लस्टर है जिसमें मॉडल ऑफ पढ़ाई एक तरह से चलेगी। वो हम लास्ट के बाद के बॉक्सेस में समझेंगे। दैट 5 इंडिकेट्स एज 3 to 8, जिसमें आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका ऐड कर दी गई है। ऑफिशियल तरीके से ऐड रहेगी। उसको कैसे संचालित किया जाएगा, क्या मॉडल होगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद 3 साल जो कि क्लास 3, 4 और 5, 8 से 11 साल के बच्चे। तो ये हो गया हमारा 5+3। तीसरा क्लस्टर ऑफ क्लासेस है अगेन 3, विच इज क्लास 6, 7 और 8। एज रहेगी 11 से 14। और चौथा क्लस्टर है 4 साल का, जो कि 9 से 12 तक का एज 14 to 18। तो दिस इज कॉल्ड 5+3+3+4। दिस 5+3+3+4 आर ईयर्स, बट दीज आर क्लस्टर्स, जिसमें कि जब हमारा छात्र 3, 4, 5 क्लास में है तो उसका जो मॉडल ऑफ स्टडी है, जो तरीका है, वो एक तरह का रहेगा। वो हम आगे समझेंगे अभी। जैसे कि हर चीज को हमें एक नाम देना होता है। पहला जो क्लस्टर है 5 इयर्स का, उसको हम बोलेंगे फाउंडेशनल क्लस्टर क्लास का। दूसरा जो क्लस्टर है 3 साल का, उसको हम बोलेंगे प्रिपरेटरी क्लस्टर। तीसरा जो क्लस्टर है वो है मिडिल, बीच 3 साल के क्लास के जो एक सेटअप है उसको मिडिल, और अंत में जो 4 साल का है उसको सेकेंडरी। ये ऑफिशियल नाम दिए गए हैं। ये डिवीजन ऑफ क्लासेस का, कि शुरू के 5 साल फाउंडेशनरी, उसके बाद के 3 साल प्रिपरेटरी, उसके 3 साल मिडिल, और 9th, 10th, 11th, 12th को हम नाम देंगे सेकेंडरी। नितेश जी, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक मैं क्लियर हूं जो भी चीजें बात कर रहा हूं? यस भैया, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, यस जरूर। रवि जी, मैं आपसे सिर्फ एक बार जानना चाहूंगा, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं सबको देख नहीं पा रहा हूं जब पीपीटी चल रही है। क्या मैं क्लियर हूं अभी तक? हाँ हाँ, आप आगे बढ़िए सुशील जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। तो अब हम जो लास्ट बॉक्स आपको समझाने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है कि भाई ये 5 साल अलग क्यों है। सरकार ने 8 साल +7 इयर्स क्यों नहीं कर दिया, या 5 साल +6 ईयर +4 इयर्स क्यों नहीं कर दिया, या 5 साल +3 इयर्स +7 इयर्स क्यों नहीं कर दिया? देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट, कि 5 अलग क्यों है, फिर 3 अलग क्यों है, उसके बाद 3 अलग क्यों है, और उसके बाद 4 अलग क्यों है। अलग क्यों है वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले बॉक्स में आता हूं। अगर हम पहले बॉक्स की बात करें तो सबसे पहली चीज तो है कि जो शुरू के नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी है, वो सरकार उसको एक ईसीसी मॉडल, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर फ्रेमवर्क मॉडल लेके आएगी, जिसका विस्तृत नाम है नेशनल कैरिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। उस फ्रेमवर्क के अंदर काम करेंगे। आज जब हम देखते हैं प्री स्कूल के बारे में, तो सभी संस्थाएं अपने अपने तरीके से बेस्ट दे रही हैं कि किस प्री स्कूल में क्या पढ़ाना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स हु आर टीचिंग प्री स्कूल, पर अब उन सभी को एक समांतर स्टैंडर्ड, सेम ग्रेड, सेम नॉब्स, सेम तरीके से ईसीसी मॉडल के रूप में देखा जाएगा। दूसरी चीज, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होगा इसमें। तीसरी चीज, प्ले एक्टिविटी बेस्ड होगा, उसमें किसी तरह का प्रेशर नहीं बिल्ड किया जाएगा। बच्चों को क्या सिखाया जाएगा प्ले और एक्टिविटी में? उनको अल्फाबेट्स बताए जाएंगे, लैंग्वेज बताया जाएगा, नंबर्स कैसे होते हैं, काउंटिंग कैसे करते हैं, कलर्स क्या होते हैं, कलर्स का शेप कैसा होता है, इंडोर और आउटडोर गेम्स में ले जाया जाएगा, पजल्स एंड लॉजिकल थिंकिंग सिखाई जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, खेल खेल में प्रॉब्लम सॉल्विंग,
ड्राइंग, पेंटिंग, आउटडोर विजुअल आर्ट, क्राफ्ट, ड्रामा, पपेट्री, म्यूजिक, मूवमेंट, इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी खेल खेल में। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है, इस 5 साल में कोई एग्जाम नहीं होंगे। दिस इज अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, दिस इज वाई 5 years। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं, 3 साल। अगले 3 साल जो 3, 5 और स्टैंडर्ड 3, 4 और 5 में है, उसमें बच्चों को लैंग्वेजेस के बारे में सिखाया जाएगा। होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, उन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और जैसा कि इंदिरा गांधी जी की टाइम से चल रहा है, भारत 3 लैंग्वेज फॉर्मूले पे चलता है। 3 लैंग्वेज का मतलब होता है 2 इंडियन लैंग्वेज, 1 फॉरेन लैंग्वेज। तो अभी भी इस पॉलिसी ने भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को ही फॉलो किया है। यू स्टडी 2 इंडियन लैंग्वेज एंड 1 रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है, हमें हर प्रांत का भी ध्यान रखना होता है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को ही रखा गया। वो इस 3 में, इस 3 क्लास 3, 4, 5 का जो 3 years का प्रिपरेटरी सेक्शन है, उसमें एक्टिविटी बेस्ड स्टडी करेंगे, इंटरेक्टिव रहेगी। और देखिए डिफरेंस, यहाँ पे एग्जाम होना चालू हो जाएंगे। अब अगर यहाँ पे एग्जाम चालू हो रहे हैं और पिछले 5 साल में नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें अलग रखना पड़ेगा ना। हम इसको 8 साल का एक ब्लॉक नहीं बना सकते, तो इसीलिए 5 साल अलग है और ये 3 साल अलग है, क्योंकि एग्जाम चालू हो जाएंगे और काफी चीजें इंटरेक्टिव हो जाएंगी। आगे के 3 साल अलग क्यों है? आगे के 3 साल में कैरिकुलम बेस्ड एकेडमिक्स पे बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस, इस तरह के जो हम रेगुलर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास 6 से ही कोडिंग भी सिखाई जाएगी। मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर का छात्र नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं C+ एक लैंग्वेज है, कोबॉल एक लैंग्वेज है, और यहाँ पे हमारे बहुत से सॉफ्टवेयर के साथी बैठे हैं, वो जानेंगे कोडिंग क्या होती है। लेकिन बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। जैसे ये मैं पीपीटी आपको दिखा पा रहा हूं, वो भी किसी ने कोड किया है। हम जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, किसी ने उस प्रोग्राम को कोडिंग किया, तब हम देख पा रहे हैं। तो मेरी इतनी ही समझ है कि कोडिंग इज अ मेथड जिसके कारण हम किसी चीज को कार्यान्वित कर सकते हैं। पर कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग सिखाई जाएगी। और एक महत्वपूर्ण चीज, इंटर्नशिप चालू हो जाएगी 6 से। मान लीजिए कोई बच्चा सिंगिंग सीखना चाह रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा डांस सीखना चाह रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, क्रिकेट ही सीखना चाह रहा है, किसी भी खेल में करना चाह रहा है, तो वो उस चीज के लिए इंटर्नशिप भी कर सकता है, कहीं जाकर के सीख सकता है। और सबसे खुशी की बात है कि वो उसके एकेडमिक्स में काउंट होगा। वो हम आगे आपको बताएंगे कि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कैसे बनेंगे। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो चीज ऐड होगी वो है वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स का मतलब है कि आप क्या कर सकते हो। पोट्री सीखना है, आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको ड्राइंग सीखनी है, आपको सिलाई पढ़ाई सीखनी है, आपको इलेक्ट्रिक का काम सीखना है, आपको कारपेंट्री सीखनी है, वॉट एवर इज योर इंटरेस्ट। और ये इसका भी क्या महत्व है वो भी मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा। तो वोकेशनल कोर्स आप 6th स्टैंडर्ड से चालू करोगे और इंडियन लैंग्वेज के बारे में और जानकारी लेंगे। तो अब आपने देखा होगा कि पिछले 5 और पिछले 3 का, ये 3 कैसे डिफरेंस है। पिछले वाले में कोडिंग नहीं थी, पिछले वाले में इंटर्नशिप नहीं थी, पिछले वाले में वोकेशनल कोर्स नहीं था, पिछले वाले में कैरिकुलम बेस्ड मैथ, साइंस, आर्ट्स ये सब चीजें नहीं थी। इसीलिए सरकार ने इसको एक अलग 3 से डिनोट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले पायदान की तरफ, जो कि सेकेंडरी है। सेकेंडरी में अगर हम देखें तो क्या होगा, 9th, 10th, 11th और 12th स्टैंडर्ड में देयर बी अ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। फ्लेक्सिबल कैरिकुलम रहेगा, नो स्ट्रीम। जैसे कि हम बोलते हैं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो हम आर्ट्स में सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स ही ले सकते थे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, बॉटनी या जियोलॉजी ले सकते थे। कॉमर्स में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज या टैक्सेशन ले सकते थे। लेकिन खुशी की बात है कि अब से हम फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, उसके साथ अकाउंट्स पढ़ सकते हैं और उसके साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं।
आपको तय करना है कि आपको जीवन में क्या करना है, आप किस चीज को पढ़ना चाह रहे हो, आपको निर्णय लेना है। और इस निर्णय का भी क्या प्रक्रिया होगी मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। तो कहने का मतलब है भविष्य में देयर विल बी नो स्ट्रीम्स, देयर इज नथिंग कॉल्ड आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम या ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रीम जिसको आर्ट्स में बोला जाता है। देयर विल बी नो स्ट्रीम्स। अब यहाँ पे हम एक फॉरेन लैंग्वेज को भी पढ़ सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज कौन सी होगी? फ्रेंच होगी, जर्मन होगी, स्पेनिश होगी, जापानीज होगी, कोरियन होगी, थाई होगी, रशियन होगी या पोर्टुगीज होगी। ये 8 ऐसे लैंग्वेज हैं जो पॉलिसी में है, जिसके बारे में सरकार ने बोला है कि ये 8 सब लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो। आप लोगों को जानकारी दे दूं कि पिछली जब पॉलिसी 2019 में आई थी उसमें चाइनीज भी वर्ड था, चाइनीज भी पढ़ सकते थे, लेकिन आप लोग समझ पा रहे हैं कारणों को। अभी जो पॉलिसी सरकार ने रिलीज की है उसमें चाइनीज को हटा दिया गया है। अभी सिर्फ 8 लैंग्वेज है जिसमें चाइनीज नहीं है। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानीज, कोरियन, थाई, रशियन एंड पोर्टुगीज, इन सभी लैंग्वेजेस को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एग्जाम का क्या प्रणाली होगी? सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम्स होंगे, हर 6 महीने में एग्जाम होंगे, और ताकि स्टूडेंट हर साल के हर समय पढ़ाई पे भी ध्यान दे। नहीं तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि वो साल के अंत में जब एग्जाम आ रहे होते हैं 2 महीने पहले पढ़ाई करना चालू करता है और अच्छे नंबर से पास भी हो जाता है, बट दैट डजंट मेक सेंस। उससे उसको अगर मैं बोलूं तो उसको रटने की प्रक्रिया ज्यादा होती है रादर देन समझने की। और एग्जाम में एक और मूलतः एक चेंजेस क्या आएंगे कि एग्जाम्स विल बी इन सेम इन द 10th एंड 12th स्टैंडर्ड। बोर्ड एग्जाम्स होंगे, लेकिन वो एग्जाम फोकस रहेंगे कोर इसेंशियल चीजों पे। कि अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो कोर क्या है, अगर हम मैथ्स की बात करें तो कोर सब्जेक्ट, और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, आप किस ढंग से अप्लाई कर पा रहे हो नॉलेज को, उन सब चीजों को हम एग्जाम में चेक करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। और एग्जाम्स का जो पैटर्न होगा वो मूलतः एमसीक्यू बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रहेंगे, और डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में लगभग 25 से 30% रहेगा, और 65 से 70% आप मान के चलिए कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। मेरे किसी प्यारे भाई ने स्क्रीन में स्क्रैचिंग कर दी है, चलिए हट गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे बढ़ता हूं। भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये स्लाइड समझ गए होंगे। आप कृपया एक बार चैट बॉक्स में यस लिख करके मुझे बताएं कि आप समझ गए हैं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें तो ये पॉलिसी का नींव है, जो हमने ये स्लाइड पे डिस्कस किया है, ये इस पॉलिसी के बहुत बड़ी रचनात्मक परिवर्तन किया गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि मैंने एक लेमैन के रूप में आप लोगों के सामने इस पॉलिसी को रखने का प्रयास किया है। उस चीज को आप एक बार अगर चैट बॉक्स में यस लिख करके भेजेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं और आप समझ क्या रहे हैं। प्रमोद भाई जी, आपकी आज्ञा से आप अगर आदेश करें तो प्रमोद जी को प्लीज अनम्यूट करिए। मनीष जी, प्रमोद जी। जी प्रमोद हाँ जी, हाँ जी, मेरी बात अभी तक समझ में आ रही है? बहुत अच्छी तरह, बहुत बढ़िया आपने डिजाइन किया इसको, एक एक बात बहुत स्पष्ट है। ओके, क्योंकि आप हम लोग में सबसे सीनियर हैं, आपका कोई भी सवाल इस पे जो अभी स्क्रीन चल रही है सामने? इस पे 2 बातें थी। एक तो संस्कृत के बारे में क्या है, और इंग्लिश को, हाँ। और इंग्लिश को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, संस्कृत इंग्लिश को। बहुत अच्छा सवाल है प्रमोद जी। संस्कृत के बारे में ऐसा है कि हर शिक्षा के स्तर पे, भले वो आप क्लास 1 ही ले लीजिए और हाईएस्ट एजुकेशन डॉक्टरेट ले लीजिए, सरकार बोल रही है कि संस्कृत को हर जगह स्टूडेंट को अवेलेबल कराना है। और वो किस ढंग से होगा हम आगे आपको बात करेंगे, लेकिन संस्कृत विल बी अवेलेबल फॉर ऑल लेवल, एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। कोई भी छात्र जब भी संस्कृत सीखना चाहे, जितने समय तक सीखना चाहे, संस्कृत पढ़ सकता है। आपका दूसरा सवाल प्रमोद जी? इंग्लिश कब से शुरू करें? इंग्लिश वेरी गुड। इंग्लिश की कोई बाध्यता नहीं है कहीं पे भी।
देयर इज नथिंग कॉल्ड इंग्लिश हम कब से चालू करें। इंग्लिश जैसा मैंने आपको शुरू के फंडामेंटल क्वेश्चन में पूछा बताया था, लैंग्वेज है। हाँ, इंग्लिश हम सीख सकते हैं एज अ लैंग्वेज, जो कि आपकी चालू हो जाएगी 3rd स्टैंडर्ड से, प्रिपरेटरी क्लास पे। लेकिन किसी भी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, सिविक्स भी इंग्लिश में पढ़ो। इंग्लिश आप एज अ लैंग्वेज पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंग्लिश, मैथ्स भी इंग्लिश में पढ़ो, साइंस भी इंग्लिश में पढ़ो, इसकी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं आपके सवाल को। तो फिर सब्जेक्ट किस भाषा में होंगे, सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे किस भाषा में? बिल्कुल बिल्कुल, सब्जेक्ट मातृभाषा में, हिंदी में। अगर मैं कर्नाटका में हूं तो मैथ्स कन्नड़ा में रहेगी, तमिलनाडु में हूं तो तमिल में रहेगी। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स, ये प्राइवेट स्कूल्स को बाध्यता नहीं दी गई है कि आप मैथ्स को तमिलनाडु में मैथ्स को तमिल में ही पढ़ाओगे। उनको स्वेच्छा है इंग्लिश में भी पढ़ाने की, बट वो फोर्स नहीं कर सकते हैं कि हम इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में नहीं पढ़ना है तो सरकार ऐसी प्रबंध करेगी कि जिस भाषा में वो सीखना चाह रहा है, अगर तमिल में सीखना चाह रहा है तमिलनाडु में, तो उसकी व्यवस्था वैसे रहेगी, तमिल में उसको मैथ्स पढ़ाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपके सवाल एक सब्जेक्ट व्हाट अबाउट वैल्यू ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स? वैल्यू ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स का मतलब वो वोकेशनल कोर्सेज हैं? नहीं, वोकेशनल तो जॉब ओरिएंटेड हो गया। हाँ, नहीं, वैल्यू जो खो रहे हैं, वैल्यू ओरिएंटेशन जो होता है। ओके ओके, जिस गुरुकुल की आप बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सिर्फ एक शब्द दे रहा हूं अभी, उसका मैं विवरण बाद में दूंगा। लोक विद्या, इस पॉलिसी में एक शब्द है लोक विद्या। लोक विद्या आप क्या इसमें? बिल्कुल, मैं आपको समझाऊंगा जी, ठीक है। मैं आपको ये टॉपिक में कवर करूंगा, लोक विद्या, जब टॉपिक डिस्कस। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। जी 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 प्रमोद जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक सभी लोग मेरे साथ हैं और मैं आगे बढ़ूं आप लोगों के आदेश से। प्रमोद जी, आपके आदेश। जी, ओके ओके जी, ओके, बहुत धन्यवाद, आगे बढ़िए आप। जी प्रमोद जी, जी प्रमोद जी। अब हम चलते हैं स्कूल की तरफ। स्कूल एजुकेशन, मैं रिपीट कर रहा हूं, नर्सरी से लेकर 12th तक है और उसमें क्या मेजर चेंजेस आए हैं। ABCD के माध्यम से करेंगे क्योंकि ABCD पढ़ रहे हैं हम स्कूल के बारे में। ए है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, किसी भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी पढ़ाई में, ना कि उसको मेमोराइज या रटने की बुद्धि दी जाएगी, नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर जाएगा। जैसा मैंने बोला, एग्जाम में भी आपके कोर इसेंशियल्स टेस्ट किए जाएंगे, आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। आपने बुक से मगअप कर लिया और उसको उड़ेल दिया एग्जाम में, वैसा नहीं चलेगा। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रेनिंग ऑफ माइंड, हमारे दिमाग की ट्रेनिंग होगी कि हम किस ढंग से चीजों को समझ पा रहे हैं। हमारे दिमाग को एज अ डेटा ड्राइव नहीं यूज किया जाएगा, जैसे हार्ड डिस्क में मेमोरी को सेव कर देते हैं डेटा को, नहीं, हमारे माइंड को एज अ प्रोसेसर यूज किया जाएगा कि हम नॉलेज को प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, और जीवन के लाइफ स्किल को सिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्रम में। दूसरा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इज ऑल्सो विद इन करिकुलम। जब भी हमारा बच्चा मान लीजिए क्रिकेट खेलता है, कबड्डी खेलता है, पोट्री सीखता है, डांस सीखता है, सिंगिंग करता है, इस तरह के हजारों चीजें करता है, तो हम बोलते हैं ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब क्या हुआ? करिकुलम के बाहर। करिकुलम क्या हुआ? जो आपके एकेडमिक्स में डिफाइंड है। आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि अब ये एक्स्ट्रा करिकुलर वर्ड ही नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर विल बी नाउ अ करिकुलर एक्टिविटी। अगर बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, अगर बच्चा सिंगिंग कर रहा है, अगर बच्चा डांसिंग कर रहा है, अगर बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, अगर बच्चा पेंटिंग करना चाहता है, तो उसको भी तवज्जो दी जाएगी और बोला जाएगा कि हाँ, ये आपका शिक्षा का विषय है, आप पढ़ो, और आपके रिपोर्ट कार्ड में भी आएगा। तो देयर विल बी नथिंग कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एवरीथिंग विल बी विद इन द करिकुलम। ये बहुत खुशी की बात है। आगे बढ़ते हैं। वोकेशनल स्किल विल बी गिवन। बैगलेस डेज, 10 दिन ऐसे रहेंगे जो बिना बैग के स्टूडेंट जाएंगे। और वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारे मिडिल स्टेज में है, क्लास 6 से चालू हो जाएगी। आप कारपेंट्री का काम सीखना चाहते हैं, पोट्री का, आर्टिस्ट का, डांस का, क्रिकेट का, कबड्डी का, किसी भी तरह का, आर्किटेक्चर का, किसी भी तरह का, यू नेम इट यू हैव इट, आप वो जो सीख पाएंगे वोकेशनल में। ये नई पॉलिसी हमें बता रही है।
आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है डी में, एटलीस्ट 1 स्किल पोस्ट स्कूलिंग। कहने का मतलब है कि जब भी हमारा बच्चा +2 करके पास हो रहा है स्कूल एजुकेशन सिस्टम से, उसको एक स्किल जरूर आनी चाहिए। आज अमूमन मैं सभी बच्चों का, हमारे बच्चों सभी का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन वो फिजिक्स तो पढ़ते हैं, लेकिन उनको घर पे बोल दीजिए कि बेटा तुम एक बल्ब चेंज कर दो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 95% बच्चे वो बल्ब चेंज नहीं कर सकेंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थियोरेटिकल नॉलेज एंड अ वोकेशनल नॉलेज या स्किल। भविष्य में हमारी एजुकेशन पॉलिसी ये आएगी कि कोई बच्चा एक स्किल में जरूर पारंगत होना चाहिए, भले वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, पोट्री हो, कारपेंट्री हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कोई भी काम हो, पंचर बनाने का काम हो, फॉरगेट अबाउट। हमें सम्मान करना चाहिए हर काम का, हर काम सम्मान के लायक है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता। मुद्दा यह है कि +2 करने के बाद सरकार एक स्किल पे बच्चे को जरूर पारंगत करेगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन शुड नोट दैट। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्स में जैसा मैंने कहा 3, 5, 8, 10 to 12 में एग्जाम्स का भी सिस्टम रहेगा। एग्जाम्स पे ज्यादा फोकस नहीं होकर के स्किल सेट पे होगा। आगे बढ़ते हैं। एफ, बोर्ड एग्जाम। जैसा मैंने पहले भी कहा, बोर्ड एग्जाम में कोर कॉन्सेप्ट क्या है, भाई मैथ्स में कोर कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज क्या है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। ना कि आपने रट लिया एग्जाम में 1 महीने पहले या 1 दिन पहले और अगले दिन जाके पेपर में उसको उड़ेल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। और उड़ेलने के बाद सबसे बड़ी समस्या है, जैसे ही पेपर देके हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं, मैं भी इसी प्रणाली का छात्र हूं, इसी प्रणाली से पढ़ा हूं। जैसे हम एग्जामिनेशन देके बाहर निकलते हैं, सबसे पहले अपने दिमाग को बोलते हैं कि जितना मैंने दिमाग में डाला है पिछले 1 महीने में या 2 दिन में, उसको प्लीज निकाल दूं। मैं भूलने का प्रयास करता हूं ताकि मैं आगे की और इस चीजों को अपने, तो वैसा नहीं होगा। जो चीजें आपके दिमाग में आएंगी वो स्किल होगी, वो परमानेंट मेमोरी में जानी चाहिए। ये रहेगा बोर्ड एग्जाम का उद्देश्य। और उससे आगे अगर जी में बढ़े तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं। ये वही है जो मैं बार बार आपको बोल रहा था कि मैं आगे बात करूंगा। हमारा जो रिपोर्ट कार्ड अभी होता है वो क्या होता है कि फलाने बच्चे ने इस सब्जेक्ट में इतना लाया, इस सब्जेक्ट में इतना लाया, इस सब्जेक्ट में इतना लाया। अमूमन इसी में चीज पे बहुत ज्यादा बातें होती है रिपोर्ट कार्ड में। आगे के रिपोर्ट कार्ड ऐसे नहीं होंगे। आगे के रिपोर्ट कार्ड कैसे होंगे? वो 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड होंगे। उसमें क्या होगा? उसमें पहले तो आपने जो एकेडमिक्स के बेसिस पे मार्क्स आया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, आपके वोकेशनल कोर्स है, उन सब चीजों का आपका मार्क्स आएगा। उसके बाद टीचर की असेसमेंट आएगी आपके बारे में कि टीचर की क्या असेसमेंट है इस स्टूडेंट के बारे में। ये दूसरी बात। तीसरी बात, आपके जो सहपाठी हैं, आपके साथ जो पढ़ रहे हैं, आपके पीयर्स हैं, वो आपकी असेसमेंट करेंगे कि फलाना स्टूडेंट कैसा स्टूडेंट है। और चौथी और महत्वपूर्ण बात, आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे। आज जैसे हम लोग सब एक मैच्योर्ड इंडिविजुअल की तरह बात कर रहे हैं, ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना भी तो अवलोकन करते हैं ना कि मैं सुशील बंसल कैसा इंसान हूं, मैं दुनिया के सामने कैसा बनना चाहता हूं, मैं कैसा चरित्र प्रेजेंट करना चाहता हूं अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से। तो जीवन तो सेल्फ असेसमेंट का ही नाम है। और इस सेल्फ असेसमेंट को होलिस्टिक रिपोर्ट में बचपन से ही बच्चों के बीच में डाला जाएगा कि आप अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर के जज करिए कि क्या एक आप अच्छे नागरिक हो, क्या एक आप अच्छे इंसान हो, क्या आप एक अच्छे बात करते हो सबसे, आपका क्या आपका व्यवहार अच्छा है। और ये सभी चीजें आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट में जाएगी। और सबसे बड़ी बात यहां नोट करने वाली और भी है साथियों कि अब हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, शर्मा जी के बच्चों का इतना आया, वर्मा जी के इतने आया, अग्रवाल जी के बच्चों का इतना प्रश्न आया, तो हम कंपेयर करते थे। कंपेयर क्यों करते थे? क्योंकि हर बच्चों को हम सेम पैरामीटर्स पे नाप रहे हैं, उनके मेमोरी पावर को और उनके मार्क्स को। लेकिन अब क्या होगा, बच्चे ने खुद की भी असेसमेंट करी है, अपने उसके पीयर्स ने भी करी है, उसके वोकेशनल कोर्स भी आ रहा है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे? अब मान लीजिए वर्मा जी के बच्चे ने वोकेशनल में क्रिकेट में पारंगत हासिल करी है और शर्मा जी के बच्चे ने कबड्डी में या पोट्री में हासिल करी है, तो अब आप बताइए
उस रिपोर्ट कार्ड को आप कैसे कंपेयर करोगे? कोई बच्चा पोट्री में है, कोई बच्चा आर्टिस्ट में है, कोई बच्चा सिंगिंग में है, कोई बच्चा डांसिंग में है, तो कंपैरिजन नहीं कर सकते ना भाई। आप मान के चलिए हर इंसान इस दुनिया में एक यूनिक इंसान है। आपको पता होगा जब हम थंब इंप्रेशन की बात करते हैं, भगवान ने आधार तो हमें पहले से ही दिया हुआ है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमारा थंब प्रिंट किसी से मैच ही नहीं करता। इसका मतलब कोई ना कोई तो हम लोगों का एक मास्टर डेटाबेस मेंटेन कर रहा है ना कहीं। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया के 800 करोड़ की आबादी में किसी का थंब इंप्रेशन मैच नहीं हो? इसका मतलब हम सब यूनिक है, भगवान का सिद्धांत है। तो इसी तरह से होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी यूनिक रिपोर्ट बनेगी, हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। और बच्चों को जो सेल्फ असेसमेंट की आदत पड़ेगी कि मैं खुद का अवलोकन करूं, खुद को आईने के सामने देख करके जज करूं कि मैं कैसा इंसान हूं, इन सब चीजों की ट्रेनिंग हम होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट के माध्यम से करेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। स्कूलिंग में ही ABCDEFG हमने पहले किया, अब आगे बढ़ते हैं H में जैसा मेरी बातों से अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक पे डेवलपमेंट रहेगी। अभी तक की जो प्रणाली है वो एकेडमिक पे है, जजिंग सब चीज एकेडमिक्स पे है। अब नॉन एकेडमिक, एक्चुअली ये नॉन एकेडमिक वर्ड ही नहीं रहेगा, एवरीथिंग विल बिकम योर एकेडमिक। आगे बढ़ता हूं। क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग थिंकिंग, जैसा आपने अभी तक की मेरी बातों से समझा भी होगा कि जब आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो, आप इतनी चीजों को कर रहे हो, आप दुनिया को देख रहे हो, वोकेशनल कोर्स कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, आप इंटर्नशिप के लिए कहीं पे जा रहे हो, तो आपकी व्यवहारिक है कि आपका प्रोफेशनल क्रॉस फंक्शनिंग थिंकिंग डेवलप होगी, और यही उद्देश्य है। जे में बढ़ते हैं। सभी लोग मिड डे मील के बारे में जानते हैं। अब मैं मानता हूं कि भविष्य में ये मिड डे मील का नाम हो जाएगा ब्रेकफास्ट कम मिड डे मील। क्यों? क्योंकि ब्रेकफास्ट को भी अब सरकार ने मिड डे मील के स्कोप में ऐड कर दिया गया है, जो कि क्लास 5 तक दी जाएगी, ताकि बच्चा जब आए तो भूखा ना रहे और उसको ब्रेकफास्ट के माध्यम से भी मील प्रोवाइड हो और मिड डे मील भी चले। आगे बढ़ते हैं। लाइट बट टाइट, ये जो के में, ये मेरे शब्द नहीं है, ये पॉलिसी में लिखे हुए हैं। लाइट बट टाइट कहने का मतलब है कि चीजों को लाइट रखा जाएगा स्टूडेंट का, बट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से उसको ऐसे टाइट किया जाएगा कि एक पूर्ण रूपी विकास हो सके बच्चों का। सो लाइट बट टाइट। अब आगे बढ़ते हैं। जो सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है वो है कैरियर काउंसलिंग इन स्कूल। किसी प्यारे बच्चे ने अभी से प्रैक्टिस चालू कर दी है कोडिंग की पीपीटी में, इसीलिए स्क्रीन में कुछ कुछ चीजें आ रही है। मैं खुश हूं इन सब चीजों से कि कोई बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहा है स्क्रबिंग करके। आगे बढ़ते हैं। KL करियर काउंसलिंग इन स्कूल। जैसा कि अभी हमने देखा 6 स्टैंडर्ड से कोडिंग होगी, वोकेशनल कोर्स होंगे, बच्चे अलग अलग तरह की चीजों के बारे में एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन उनको समझाएगा कौन कि आप जब अगर कारपेंट्री सीख रहे हो, पोट्री सीख रहे हो, आर्टिस्ट सीख रहे हो, सिंगिंग सीख रहे हो, तो आपका कैसे कैरियर बनेगा। उन सब चीजों के लिए कैरियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है और मेरे दिल के जो बहुत करीब है, मैं शेयर करना चाहूंगा। मैंने स्कूलिंग करी, उसके बाद कॉमर्स से +2 किया, उसके बाद भगवान की दया से श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन की। तो कॉलेज में जब था तब हमारे कॉलेज में करियर काउंसलिंग का सेल था। तो मैं हमेशा, मेरे को आज तक जवाब नहीं मिला कि जब मैं ऑलरेडी 11 में कॉमर्स सेलेक्ट कर चुका हूं, आज मैं एशिया के टॉप कॉलेज में हूं, तो कॉमर्स में चुन चुका हूं, अब किस बात की करियर काउंसलिंग। या तो मैं CA करूंगा, या CS करूंगा, या MBA करूंगा, या ICAWA करूंगा। ये 4-5 रास्ते निकलते हैं। मैं डॉक्टरेट तो नहीं कर सकता, मैं आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट लेके ये तो नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब था, ये सवाल मेरा उस समय भी था और आज कहीं ना कहीं इस पॉलिसी ने मेरे को उस सवाल का जवाब दिया है कि करियर काउंसलिंग एक्चुअली स्कूल के लेवल पे होनी चाहिए, और जो कि इस पॉलिसी में बहुत ही विधिवत तरीके से बनाई गई है कि करियर काउंसलिंग विल बी एट ए स्कूल लेवल। आगे बढ़ते हैं। टीचिंग आवर्स, नॉन टीचिंग आवर्स,
वर्सेस सामाजिक चेतना केंद्र। प्लीज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूं। जैसा कि अमूमन हम देखते हैं कि इस हिंदुस्तान में हजारों यूनिवर्सिटीज हैं और लाखों स्कूल्स हैं, पर मूलतः वो स्कूल कब काम करते हैं? मैक्सिमम सुबह 6 बजे से लेके, अगर स्टाफ आना चालू करे और 8 बजे स्कूल चालू होगी तो 6 बजे से गतिविधि चालू होती है और वो लगभग 3 बजे स्कूल बंद होता है और बंद करते कराते वो 5 बज जाते हैं। तो सुबह 6 बजे से लेके 5 बजे तक स्कूल चालू रहता है, 11 घंटे। लेकिन शाम के 5 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक हिंदुस्तान के लाखों इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज आइडियल रहते हैं। उनका कोई भी रचनात्मक या एक प्रोडक्टिव यूज हम नहीं करते हैं। और सरकार ने क्या किया है, उन घंटों को एक नॉन टीचिंग आवर मान के ऐसे स्कूल और यूनिवर्सिटीज जो कि जिस समय टीचिंग नहीं कर रहे हैं ऑन द डे, रात के वक्त, शाम के वक्त 5 बजे के बाद, उनको एक सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा उतने घंटों के लिए। और समाज के, राष्ट्र के, व्यक्ति निर्माण के, इन सब सामाजिक चेतना के कार्यों के लिए इन स्कूल का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, यूनिवर्सिटीज का यूज हो सकेगा। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा रचनात्मक और बहुत बोल्ड स्टेप है जो कि एक साथ हम लोगों को इतने सारे स्कूल पे अपॉर्चुनिटीज दे देगा कि हम उसके ऑडिटोरियम को, हम उसके ग्राउंड को, हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली राष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको सामाजिक चेतना के कार्यक्रम में यूज कर सके। मैं उम्मीद करता हूं नॉन टीचिंग आवर्स को मैं आप लोगों को समझा पाया हूं कि किस तरह से वो सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में आगे यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। एंड में स्कूल क्लस्टर्स। स्कूल क्लस्टर्स क्या होंगे? क्योंकि हम मल्टी डिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं तो एक स्कूल हर चीज को नहीं पढ़ा पाएगी, तो देयर विल बी अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्कूल क्लस्टर, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आगे की स्लाइड में आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा। आगे बढ़ता हूं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अगेन मैं जोर दे रहा हूं, हम स्कूल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि क्लास नर्सरी से लेके +2 तक एप्लीकेबल होता है। आज की अगर हम बात करें तो आज का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है हर राज्यों में, और उसकी जिम्मेदारी है कि वो पॉलिसी बनाए, ओवरऑल मॉनिटरिंग करे, ऑपरेशंस देखे और सर्विस प्रोविजनिंग करे। कहने का मतलब है ऑल इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन इज द सोल बॉडी विच रेगुलेट्स द स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। अब आप लोगों ने बहुत सुना होगा HECI, लेकिन एक्चुअली स्कूल एजुकेशन को हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रेगुलेट करेगा, उसको रेगुलेट न्यू पॉलिसी के अंदर उसको रेगुलेट करेगी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन अलॉन्ग विथ डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि हमें लगता है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बन जाएगा और पूरे एजुकेशन सिस्टम को वही मॉनिटर करेगा। नहीं, वो सिर्फ हायर एजुकेशन को मेंटेन करेगा, उसको हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और स्कूल एजुकेशन को डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन उसके साथ डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन मैनेज रेगुलेट करेगा। कैसे करेगा? पहला, DS डायरेक्टर डिपार्टमेंट मेंटेन करेगा पॉलिसी मेकिंग और ओवरऑल मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट देखेगा। डायरेक्टरेट के मूलतः 2 विभाग होंगे, एक है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, दूसरा है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। वो क्या करेंगे? वो ऑपरेशंस और सर्विस प्रोविजनिंग करेंगे। ये मैं मानता हूं, जितना भी मैंने अध्ययन किया है, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगा। साथियों, स्कूल एजुकेशन को डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो आपके सामने अभी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, इस ढंग से भविष्य में इसकी रेगुलेशन होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं अमित जी अग्रवाल अगर उपस्थित हैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि अगर कोई सवाल है, मनीष जी, अमित जी को प्लीज अनम्यूट करिए। अभी हम हायर एजुकेशन में बढ़ने से पहले बहुत 2 मिनट में एक फीडबैक ले लेते हैं और फिर बढ़ते हैं। अमित जी अग्रवाल जी। सुशील जी, सबसे पहले बहुत अच्छा समझा रहे हो, पूरी पॉलिसी क्लियरली आपने अभी तक बताई है जी।
आपने सवाल के बारे में पूछा है, मैं देख रहा था जो आप इस सेगमेंट में आपने जो बातें बताई एक आध बातें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं बतौर में मारवाड़ी युवा मंच की बात करूं या संस्थाओं की बात करूं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, उनको कनेक्ट भी करती है, उनके कामों को भी कहीं ना कहीं इसमें किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैरियर काउंसलिंग पे भी बात करते हैं जी एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कैरियर काउंसलिंग को करिकुलम में ही समाहित किया जा रहा है जी। एक आपने बात कही कि जो नॉन टीचिंग आवर्स होंगे सामाजिक में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया जा सके, तो उसमें एक बात अगर ये क्लेरिफाई हो पाई है अब तक पॉलिसी में, कहूंगा कि क्या हमारी जैसी संस्थाएं उन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए एलिजिबल होगी या फिर बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। हम समाज का अभिन्न अंग है। मतलब मैं जितना स्टडी किया हूं, यहाँ पे कहीं पे नहीं है कि सरकारी संस्थाएं ही जा सकती हैं। सामाजिक संस्थाएं, रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, और मारवाड़ी युवा मंच, ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच बिल्कुल सक्षम है उस संस्थाओं को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए। अमित जी जी, बहुत अच्छा। और मैं समझता हूं कि हमारी संस्था के लिए भी एक बहुत बड़ी जानकारी है जी, में हम सभी इसका लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद। ओके, कैरी ऑन। बहुत जी अमित जी। रवि जी, आप एक कुछ सवाल पूछना चाहें आगे बढ़ने से पहले? रवि जी सिंघानिया म्यूट पे हैं। सुशील जी आगे बढ़िए, प्रश्न आएंगे। ओके, नहीं रवि जी, मैं एक्चुअली बीच में थोड़ा पानी पीने के लिए भी ब्रेक लेता हूं। अच्छा, वो आप मेरे को माध्यम बना रहे हैं। मैं आपको माध्यम बना रहा हूं कि आप मुझे पानी पीने के लिए समय दे पाए, क्योंकि लगातार बोलते रहने से थोड़ी सी ऊर्जा भी कम होती है और एक शारीरिक जरूरत है पानी, तो इसीलिए, और इसी में मुझे आप लोगों से बात करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ता हूं आप लोगों के आदेश से। तो अब आगे मैं आप लोगों को ले चलता हूं हायर एजुकेशन की ओर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, हायर एजुकेशन +2 के बाद की जो नॉलेज होगी, जिसमें हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, प्रोफेशनल डिग्री की बात करेंगे, उसमें हम कवर करेंगे हायर एजुकेशन। चलिए साथ में आगे चलते हैं। हायर एजुकेशन की अगर हम मूलतः बात करें तो हम बिंदुओं पे बात करेंगे, क्या क्या चीज होने वाली है। पहला, ग्रेजुएशन होगी 3 साल की या 4 साल की। सरकार की ऐसी अपेक्षा है कि भविष्य में 4 साल का ही ग्रेजुएशन हो। दूसरा, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 1 साल या 2 साल का होगा। कहने का मतलब है कि जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है उनको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है वो 1 साल ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। तीसरा बिंदु, एमफिल को ड्रॉप कर दिया गया है। एमफिल, जैसा कि हमें पता है कि कोई भी बच्चा अगर ग्रेजुएट होता है फिर उसके बाद वो मास्टर्स करता है, उसके बाद जब वो पीएचडी करने के लिए जाना चाहता है तो जनरली वो एमफिल पहले करता है फिर डॉक्टरेट करता है। एमफिल की बाध्यता आज भी नहीं है, आप मास्टर्स करने के बाद डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, लोग एमफिल करते हैं, एक एक्सपीरियंस लेते हैं 1 साल का, फिर डॉक्टरेट करते थे। और पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि एमफिल में बहुत कम लोग रजिस्टर हो रहे हैं। तो इस पॉलिसी में सरकार ने एमफिल के जो एक स्ट्रक्चर था उसी को ड्रॉप कर दिया है। मास्टर्स करने के बाद डायरेक्ट बच्चा पोस्ट पीएचडी कर सकता है, फिलॉसफी इन डॉक्टरेट इन व्हाटएवर सब्जेक्ट ही इज डूइंग। उसके बाद आई एम श्योर ये सभी ने सुना होगा, मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री इज अलाउड। तो मैं कुछ चीजों को क्लैरिफाई कर दूं सबको। मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री इज नॉट इन स्कूल एजुकेशन, दिस इज ओनली इन हायर एजुकेशन। आप मल्टीपल एंट्री और एग्जिट को स्कूल एजुकेशन से मत जोड़िएगा, वो हायर एजुकेशन में रखिएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का मतलब है कि आप जब चाहे ग्रेजुएशन करिए, साल कंप्लीट करिए, उसके बाद आपके आर्थिक किसी कारणवश आप छोड़ दें, आप छोड़ दीजिए, आपका वो एक सिस्टम है, वहां पे आपका वो मार्क्स जमा रहेंगे, आप साल 2 साल वो एक डिफाइंड रहेगा, उसके बाद आके फिर से वहीं से चालू कर सकते हैं जहां पे आपने छोड़ा था।
आज अमूमन क्या होता है कि आपने अगर कुछ छोड़ दिया तो आप वापस कोर्स में नहीं आ सकते। दूसरा ये भी होता है कि मान लीजिए आपने फलाना यूनिवर्सिटी से किया है तो कोई दूसरी यूनिवर्सिटी आपको नहीं लेती थी एडमिशन, अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अब एबीसी की डेफिनेशन बदल रही है। एबीसी अब बन रहा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को आप मल्टीपल एग्जिट और एंट्री से भी कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे? कि मान लीजिए किसी बच्चे ने 1 साल की पढ़ाई की और उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आ गया 50 पॉइंट। अब उस 50 पॉइंट के बेसिस पे वो हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है सेकेंड ईयर में। तो ये है। और वैसे तो पॉलिसी में इसके बारे में ये मॉनिटर कैसे होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मेरी व्यक्तिगत ऐसी मानना है कि ये आधार बेस्ड अकाउंट रहेगा। जैसे हमारा बैंक में अकाउंट होता है जिसमें हमारे पैसे जमा रहते हैं, जैसे हमारा डीमैट अकाउंट होता है जिसमें हमारे शेयर्स की डिटेल रहती है, उसी तरह से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगा जिसमें हमने कितनी शिक्षा प्राप्त की है उसको एक पॉइंटबद्ध माध्यम से एक रिकॉर्डिंग रहेगी और जिसकी मान्यता पब्लिक प्राइवेट सारे इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन में देयर विल बी समथिंग कॉल्ड मेजर सब्जेक्ट एंड माइनर सब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए मैं कॉमर्स का छात्र हूं और भविष्य में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहता हूं, तो मेरे मेजर सब्जेक्ट अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन इस तरह के रहेंगे। और माइनर सब्जेक्ट मेरे मान लीजिए बायोलॉजी रहेंगे, मेरे को इंटरेस्ट है बायोलॉजी में या मेरे को इंटरेस्ट है फिलॉसफी में या किसी को इस तरह, तो मेरे माइनर सब्जेक्ट रहेंगे क्योंकि वो मेरे दिल के करीब है, मेरे को अच्छा लगता है, मैं उसको माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ूंगा। और जिस चीज में मैं पारंगत और अपना प्रोफेशन या भविष्य तय करना चाहता हूं वो मेरे मेजर सब्जेक्ट रहेंगे। आगे बढ़ता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सर्टिफिकेट विल बी गिवन एट ऑल लेवल। आज की अगर मैं व्यवस्था देखूं तो कोई बच्चा अगर 1 साल का ग्रेजुएशन करता है और आर्थिक, सामाजिक या किसी भी कारणवश अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निर्वाह करने के लिए उसको वो ग्रेजुएशन ड्रॉप करना पड़ता है, तो वो कुछ भी नहीं है, मतलब उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि वो है क्या, जबकि उसने 1 साल की पढ़ाई पूरी कर ली है। ये 2 साल में भी हो सकता है, ये 2.5 साल में भी हो सकता है। जब तक आप पूरे 3 साल का ग्रेजुएशन नहीं करते हो पूरा, तब तक आपको डिग्री नहीं मिलती है आज के शैक्षिक व्यवस्था के हिसाब से। भविष्य में क्या होगा? मान लीजिए आपने 1 साल ग्रेजुएशन का कंप्लीट किया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने 1 साल का कंप्लीट किया, जो कि मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है। अगर आपने 2 साल का किया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका नाम डिप्लोमा है। आपने अगर 3 साल किया तो आपको मिलेगा कि आप बैचलर्स हो, आपने ग्रेजुएशन। और अगर आपने रिसर्च के साथ 4था साल भी पूरा किया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें रिसर्च लिखा हुआ होगा। तो हर साल आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ आप इतने पढ़ लियो, आप दिस इज एज गुड एज अ डिग्री। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मतलब 1 साल। अब इसमें 2-3 प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे। पहला कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट जॉब के लिए जा रहा है तो और ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें क्या है, सर्टिफिकेट का है, डिप्लोमा का है, बैचलर का है? तो वो बैचलर का है। जहां पे भी जॉब के लिए आप जा रहे हैं तो आपको 3 साल वाला बैचलर वाला सर्टिफिकेट लगेगा। ये पहला सवाल था दिमाग में। दूसरा सवाल कोई पूछ सकता है कि सुशील जी मान लीजिए किसी छात्र ने सर्टिफिकेट पहला साल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आधा साल और कंप्लीट किया पर डिप्लोमा सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं किया, तो वो आधे साल का क्या होगा? क्या उसको आधा डिप्लोमा मिल जाएगा 6 महीने के लिए? साथियों अब आप इतना भी उम्मीद मत करिए सरकार से कि आप हर महीने की पढ़ाई का आपको सर्टिफिकेट देता रहे। 6 साल के आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट 1 साल का मिलेगा। आप प्लीज डिप्लोमा कंप्लीट करिए तभी मिलेगा। तब तो फिर आप बोलिएगा कि मैंने 2 दिन की पढ़ाई की है जी, उसका भी सर्टिफिकेट दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेट अस बी प्रैक्टिकल। पूरा 1 साल कंप्लीट करने पे सर्टिफिकेट, पूरा 2 साल कंप्लीट करने पे डिप्लोमा, पूरा 3 साल कंप्लीट करने पे बैचलर और पूरा 4 साल विद रिसर्च कंप्लीट करने पे आपको रिसर्च। मैं उम्मीद करता हूं मैं अपने आप को आप लोगों के सामने इस चीज को प्रस्तुत ठीक से कर पाया हूंगा। आगे बढ़ता हूं। आगे अब जैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड जीईआर, हम बात करेंगे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, हम आगे बात करेंगे। लेकिन उसके लिए एक महत्वपूर्ण जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो है कि भाई इतने सीट्स कहां से आएंगे। तो सरकार हायर एजुकेशन में 3.5 करोड़ सीट्स क्रिएट करेगी
अगले 5 से 10 सालों में। पॉइंट नंबर 2, मार्क्स जो 12th के आपके मार्क्स कार्ड और कॉमन एडमिशन टेस्ट के जोड़ करके आपको कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। अभी क्या होता था, आप 12th में अच्छा कर लिए, उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ गए, अब कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा। उसके बाद मेक इंडिया अ नॉलेज हब, जैसे कि शुरुआत के मैंने प्रेजेंटेशन में आपको बताया, हमारे पास नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इन तरह के यूनिवर्सिटी नॉलेज हब हुआ करते थे। हमारा पूरा भारतवर्ष प्राचीन काल में नॉलेज का हब हुआ करता था। पूरे जहां जब दुनिया में सभ्यता नहीं थी, तब हमने इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बना दी कि लोग आके पढ़ते थे। हमारा उद्देश्य इस पॉलिसी का यही है कि फ्यूचर में भी हम इंडिया को नॉलेज हब बनाएं। आगे एजुकेशन का क्लस्टर और यूनिवर्सिटी क्लस्टर, ये जब मैं विषय लूंगा अलग से, स्कूल क्लस्टर की भी बात है, उसी में मैं आपको यूनिवर्सिटी क्लस्टर का क्या मॉडल है, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट कैसे होंगे, उसमें इस चीज के बारे में और विस्तृत में जानकारी दूंगा यूनिवर्सिटी क्लस्टर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। मल्टी मेरू, बहुत खुशी की बात है साथियों, मेरू हिमालय में एक बहुत बड़े पर्वत का नाम है मेरू, उसी से सरकार ने निकाला है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ये क्या होंगी? ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे अभी हमारे पास IIM, IIT, NIT, इन तरह के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। अगले 10 सालों में इन सभी इंस्टीट्यूट को मेरू बनना पड़ेगा, मल्टी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। IIT सिर्फ इंजीनियरिंग का ही या मैकेनिक्स का ही कोर्स नहीं कराएगी, वो हर तरह के कोर्स कराएगी, और उन सबको मेरू यूनिवर्सिटी, मेरू ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएंगे वो। इसके बारे में भी हम क्लस्टर में और विस्तृत में जानकारी लेंगे। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अब जिसका भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, दैट विल बी गवर्न्ड बाय इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। वो सरकार जब फ्रेमवर्क लाएगी रेगुलेटरी की, उसमें डिफाइंड होगा कि वो कैसे अपॉइंट होंगे इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। लेकिन आज मान के चलिए जैसे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनके ही जो परिवार के लोग हैं वही चेयरमैन या वो सब रहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि स्वाभाविक है, उसी तरह का सेटअप है। लेकिन भविष्य में हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही रन करेगा और वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आएगी। इसी के साथ आर्टिस्ट इन रेसिडेंस, आज तक हम लोगों ने सुना था डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स इन रेसिडेंस होता है या हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स इन रेसिडेंस होता है। अब आर्टिस्ट इन रेसिडेंस रहेंगे। आर्टिस्ट इन रेसिडेंस का मतलब है कि जो आपको आर्ट सिखाएंगे, सिंगिंग है, डांस है, एनी काइंड ऑफ दोज काइंड ऑफ वोकेशनल थिंग, वो आर्टिस्ट इन रेसिडेंस हायर एजुकेशन में सिखाएंगे। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं। पहले करंट में आज के दिन क्या है, जैसा कि हमें पता है, सभी ने सुना है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और AIC ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये पेरेंट बॉडीज हैं। वो क्या करती हैं? वो पॉलिसी मेकिंग करती हैं, वो ओवरऑल मॉनिटरिंग करती हैं, रेगुलेटरी करती हैं, एक्रेडिशंस देती हैं, फंडिंग और फाइनेंसिंग करती हैं, और एजुकेशनल फ्रेमवर्क को भी डिफाइन करती हैं। तो कहने का मतलब है कि हर चीज एक ही ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। और आज के दिन हम एजुकेशन की परिस्थिति देख पा रहे हैं, देयर इज अ हाई लेवल ऑफ कमर्शियलाइजेशन and it has become a business। तो हम चीजों को उस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं जो कि हमारी परंपरा रही है। और नए पॉलिसी में हम क्या करेंगे? ये है वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो मैं मानता हूं कि जितने भी लोग अभी उपस्थित है सब सुने होंगे, पर सिर्फ मैं यही एम्फसाइज करना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी एप्लीकेबल फॉर योर हायर एजुकेशन। ये क्या करेगी? ये पॉलिसी मेकिंग करेगी और ओवरऑल मॉनिटरिंग करेगी हायर एजुकेशन का। और इसको सहयोग कौन करेंगे? सबसे पहले नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। ये क्या करेगी? ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करना है, वो काम NHERC करेगी। दूसरा, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC, ये क्या करेगी? एक्रेडिटेशन का काम करेगी। डिफरेंस समझिए, रेगुलेटरी नियम तय करेगी, एक्रेडिटेशन ये उनको मान्यता देगी। मान्यता देने की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, पैरामीटर्स है, वो NHERC करेगी।
मान्यता देने का काम NAC करेगी। उसके बाद हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन HEGC, ये क्या करेगी? ये फंडिंग और फाइनेंसिंग करेगी। जैसे सब्सिडी होती है, किस कॉलेज को कितने पैसे चाहिए, किसकी क्या फंडिंग होगी, क्या फाइनेंसिंग का मॉडल होगा, वो सारी व्यवस्था हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन देखेगी। और अंत में जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC, ये क्या करेगी? ये सारे एजुकेशन के फ्रेमवर्क को रेडी करेगी। क्या सिलेबस होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, किस माध्यम से पढ़ाया जाएगा, इन सभी चीजों को GEC एजुकेशनल फ्रेमवर्क को रेडी करेगी। और यहाँ पे ये बताना बहुत अनिवार्य है मेरे लिए कि इस फ्रेमवर्क में, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के फ्रेमवर्क में मेडिकल और लीगल प्रोफेशन इंक्लूडेड नहीं है। वो अभी भी स्वायत्तता से अपने तरीके से काम कर सकते हैं। मेडिकल और लीगल एजुकेशन, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि फ्यूचर में शायद ये दोनों जो एजुकेशन के माध्यम है, ये जो फील्ड है मेडिकल और लीगल, वो भी कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के परव्यू में आ जाएंगे। आगे बढ़ता हूं। अब चूंकि नई पॉलिसी है, स्वाभाविक सी बात है, नए कॉन्सेप्ट भी आए होंगे। तो अब मैंने जब इतनी चीजों का अध्ययन किया तो मैंने प्रयास किया है कि नए कॉन्सेप्ट को एक जगह समावेश करके इस सेक्शन में लेके आऊं, और उसी चीज की अब चर्चा हम आगे के स्लाइड्स में करेंगे। न्यू कॉन्सेप्ट क्या है? न्यू कॉन्सेप्ट पहला ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि ये एक बैंक अकाउंट की तरह रहेगा जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स रहेगी, और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये आधार बेस्ड टेक्नोलॉजी पे रहेगा। ये एक पहला न्यू कॉन्सेप्ट है इस पॉलिसी में। दूसरा, लोक विद्या। प्रमोद जी ने जो सवाल पूछा था उसका अब मैं जवाब दे रहा हूं कि प्रमोद जी ने जो बोला था, एक मिनट मनीष जी, प्रमोद जी को अगर अनम्यूट करिए आप प्लीज। प्रमोद जी, प्रमोद जी शायद नहीं। हाँ जी, सुन रहा हूं मैं, सुन रहा हूं। हाँ प्रमोद जी, जो आपने सवाल किया था इंडियन ट्रेडिशन के बारे में, अब मैं उसका जवाब यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। जी स्वागत है। लोक विद्या जी। तो लोक विद्या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सरकार चाहती है कि नॉलेज ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया, हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ वोकेशनल नॉलेज ऑफ इंडिया और ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, इन सब चीजों को समाहित करके स्टूडेंट्स को नॉलेज दिया जाए। मोदी जी ने अपने कहीं ना कहीं भाषण में भी कहा है कि नो नेशन इन द वर्ल्ड कैन एक्सील बाय गिविंग अप इट्स कल्चर और वैल्यूज। ऐसा विश्व में कोई भी देश नहीं हो सकता जो अपने कल्चर, अपने वैल्यूज को धराशायी कर दे और फिर वो विश्व गुरु बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी चीज को प्रमोट करने के लिए कल्चर, ट्रेडिशन और हेरिटेज ऑफ इंडिया सरकार ने लाई है लोक विद्या। अब आप पूछिएगा लोक विद्या क्या है? लोक विद्या है जो इंडिया के कोर नॉलेज है। जैसे मैं एग्जांपल अगर दे सकूं, बनारस की साड़ी बनाने की विधि, ये इंडिया का लोक विद्या है। कश्मीर की शॉल बनाने की विधि, ये इंडिया की लोक विद्या है। बंगाल में जो रसगुल्ले बनते हैं वो इंडिया की लोक विद्या है। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, आर्किटेक्चर, जूट के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, आयुर्वेद, योगा, खादी, एग्रीकल्चर में हजारों साल से हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये सारे इंडिया के लोक विद्या हैं। इन सब चीजों को हमारे स्टूडेंट्स को एज अ करिकुलम सिखाया जाएगा कि बनारस की साड़ी कैसे बनती है, उसमें क्या विधि है, उसकी क्या लोक विद्या है। इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ता हूं। टीचर्स, ये सारा जो एजुकेशन पॉलिसी का दामोदार है वो टीचर पे ही डिपेंड करता है कि वो किस ढंग से ग्रास रूट लेवल पे उसको इंप्लीमेंट करेगा। अब इंप्लीमेंट करने के लिए टीचर्स को भी तो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो किस ढंग से होगी वो हम यहां समझते हैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से। पहला, प्यूपल टीचर रेशियो, प्यूपल मतलब स्टूडेंट्स, उसका 30:1, हर 30 बच्चे के को गाइड करने के लिए एक टीचर रहेगा। ये इस पॉलिसी में विवरण है। सेकेंड, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट,
टीचर की एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी कई माध्यम से, कई लेवल पे, बिफोर ही हर तरह से उसको एलिजिबिलिटी देखा जाएगा ताकि वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके, बिकॉज दे आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एजुकेशन। तीसरा, मास्टर इंस्ट्रक्टर एंड लोकल एक्सपर्टीज। इस पे मैं 2 मिनट का 30 सेकंड का टाइम लेना चाहूंगा। मास्टर इंस्ट्रक्चर और लोकल एक्सपर्टीज एक्चुअली नया कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए किसी लोकल एरिया में किसी बंदे को बहुत अच्छी हस्तकला आती है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है एकेडमिकली, फिर भी वो हस्तकला का एक्सपर्टीज स्कूल में जाकर के एज अ मास्टर इंस्ट्रक्चर या लोकल एक्सपर्टाइज बन सकता है। ये बहुत बड़ा चेंज किया गया है। आप अपनी कला को सिखाइए। आपकी एकेडमिक्स हो सकता है आपने कभी स्कूल का चेहरा भी नहीं देखा हो, लेकिन आप में हस्तकला इतनी अच्छी है, आप में सिंगिंग का टैलेंट इतना अच्छा है कि आप किसी को गाइड कर सकते हो, तो उसको भी मौका मिलेगा एज अ मास्टर इंस्ट्रक्टर या लोकल एक्सपर्टीज, और वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके एज अ मास्टर इंस्ट्रक्टर रह सकता है और उसको उसकी सैलरी भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल एडुकेटर बेसिकली जो दिव्यांग बच्चे हैं या स्पेशली गिफ्टेड बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए एक स्पेशल एडुकेटर, बिकॉज उनकी हो सकता है उनको मेंटल चैलेंज हो सकता है उनको फिजिकल चैलेंज हो, एंड दोज चिल्ड्रंस हैज टू बी हैंडल्ड इन दैट मैनर। उन सब चीज को हैंडल करने के लिए जो टीचर्स होंगे वो स्पेशल एडुकेटर कहलाएंगे। आगे बढ़ता हूं साथियों। सीपीडी का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, हमें भी इंस्टीट्यूट सीपीई हर साल करनी होती है, विच इज अ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एफिशिएंसी। हम लोगों को कुछ ट्रेनिंग करनी होती है और इंस्टीट्यूट उसको देखती है कि आप हर साल कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, तो एज अ प्रोफेशनल आई एम ग्रोइंग। सेम कॉन्सेप्ट पे देयर विल बी समथिंग कॉल्ड सीपीडी विच इज कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। वो अनिवार्य होगा हर टीचर के लिए 50 घंटे पर साल। 50 घंटे पर साल टीचर को सीपीडी लेनी पड़ेगी और उसके लिए एक फ्रेमवर्क रहेगा कि वो कैसे मैनेज होगा, क्या करेगा, वो रेगुलेटरी का मैटर है, लेकिन ये एक 50 घंटे का सीपीडी उसको लेना पड़ेगा हर टीचर को, अपने आप को टीचर बने रहने के लिए। आगे सीएमपी इज समथिंग कॉल्ड करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। इसका मतलब है कि एक रोबोस्ट मेरिट बेस्ड स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें कि आप टीचर का टेन्योर, प्रमोशन और सैलरी, इन सब चीजों के बारे में जानकारी रहेगी। अमूमन अभी क्या होता है कि जैसे जैसे टीचर की टेन्योर बढ़ता रहता है, उसकी सैलरी भी बढ़ती रहती है और उसका प्रमोशन भी होता रहता है और वो सुखी से जीवन जीता है। मेनली अगर मैं सरकारी स्कूलों की बात करूं, साथियों भविष्य में ऐसा नहीं होगा। टीचर का जो भी प्रमोशन होगा, उसका सैलरी स्ट्रक्चर होगा, उसकी सीनियरिटी होगी, वो उसके बेसिस ऑफ अप्रेजल पे होगी, उसके कैपेबिलिटी पे होगी, उसके परफॉर्मेंस पे होगी, न कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही सरकार के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती रही। ऐसा नहीं चलेगा। दिस इज नॉट द वे थिंग्स शुड मूव। आपकी काबिलियत आपको परिभाषित करेगी, आपकी उम्र नहीं परिभाषित करेगी। आगे बढ़ते हैं। एंटी टेस्ट, ये अगेन टीचर्स के जो जैसा हम लोगों को अमूमन पता है कि एक टीचर बनने के लिए बीएड की, बैचलर्स इन एजुकेशन की डिग्री लेनी होती है। भविष्य में सरकार का ऐसा प्रावधान है कि 2030 तक हर टीचर 4 डिग्री का इंटीग्रेटेड बीएड का डिग्री ले, उसी के बाद वो पढ़ाई का सक्षम बने टीचर बनने के लिए। और 8वां पॉइंट है एनसीएफटी। एनसीएफटी का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर, जो कि एनसीईआरटी डिफाइन करेगी। ये उम्मीद करते हैं 2021 में आ जाएगी। और दूसरा है एनपीएसटी विच इज नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, जो उम्मीद है कि 2022 तक आ जाएगी। दिस इज अगेन अ फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स। भाई आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट को ये पढ़ना है, ये करना है और कई चीजों को, जब तक टीचर खुद सक्षम नहीं है उन सब चीजों को पढ़ाने के लिए हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो पढ़ेंगे। इसीलिए टीचर्स की ट्रेनिंग पे भी बहुत महत्वपूर्ण
ध्यान दिया गया है इस पॉलिसी में। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं कुछ माइलस्टोन्स की तरफ। कृपया ध्यान से देखें, मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा क्योंकि इसमें मेरे कुछ 10-11 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है 2021 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आने की उम्मीद है, जो कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए रहेगा, एनसीईआरटी डिफाइन करेगी। 2023 में टीचर्स टू प्रिपेयर फॉर असेसमेंट एनपीएसटी, जो मैंने पहले भी बात की 23 में। 2025 में एजुकेशन फॉर ऑल चाइल्ड, और at least 50% of the students should be exposed to vocational education। ये बहुत ही क्रांतिकारी चेंज है कि अगले 5 सालों में 50% of the student should be exposed to vocational education। उसके बाद साथियों 2030 में स्कूल एजुकेशन का GER विच इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100%, नो चाइल्ड इज लेफ्ट। अब GER मैं खाली आपको समझाने के लिए बता दूं, ये एक यूनेस्को का कॉन्सेप्ट है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोसाइटी एंड कल्चरल का, यूनेस्को का। वो बोलता है कि मान लीजिए हमारे देश में 1 करोड़ बच्चे हैं जो कि 4 साल की उम्र के हैं, लेकिन 4 साल की उम्र का मतलब है उसको नर्सरी में होना चाहिए। नर्सरी में कितने बच्चे हैं? मान लीजिए 50 लाख बच्चे हैं, तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हुआ 50 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, तो इट इज 50%। दिस इज हाउ द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इज डिफाइंड, कि आपके देश में कितने बच्चे उस उम्र में हैं जो कि उस क्लास में होने चाहिए, और कितने बच्चे एक्चुअली इस क्लास में है। तो एक्चुअल डिवाइडेड बाय होने चाहिए इज योर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। तो आज की अगर हम बात करें तो 40-50% पे चल रहे हैं, हायर एजुकेशन में हम 26% पे चल रहे हैं, मैं आगे बात करूंगा। तो ग्रॉस एजुकेशनल रेशियो का मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया जो कि 100% है, नो चाइल्ड इज लेफ्ट बाय 2030, अगले 10 सालों में। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इस एजुकेशन मैंने पहले भी कवर कर लिया। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो टीचर्स की बात की मैंने, 4 साल का बीएड होना चाहिए, वो 2030 का टारगेट है। आगे बढ़ते हैं। अगेन 2030 में 100% ऑफ द यूथ शुड बी, एडल्ट यूथ शुड बी लिटरेट। लिटरेट की परिभाषा होती है जो लिख और पढ़ सके अपनी भाषा को। तो सरकार का ऐसा मानना है कि अगले 10 सालों में हर यूथ और हर एडल्ट लिटरेट हो। उसके बाद अगेन 2035 में हायर एजुकेशन, यही जो GER जो मैं बात कर रहा था, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50%। आज की अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन दैट मींस आफ्टर +2 लगभग 27 से 28% लोग जाते हैं। कहने का मतलब है अगर हायर एजुकेशन में 100 लोग जाने चाहिए थे, उसमें से 27 से 28 लोग ही जाते हैं। भविष्य में अगले 15 सालों में सरकार का ये टारगेट है इस पॉलिसी के माध्यम से कि ये हमारा जो रेशियो है वो 50% हो जाए। कहने का मतलब है अगर 100 लोग एलिजिबल हैं हायर एजुकेशन के, तो कम से कम 50 लोग तो हायर एजुकेशन कर रहे हो। अगेन 2035 में ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एफिलिएशन सिस्टम विल बी एबॉलिश्ड। ये बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन है। आज हम जब देखते हैं तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस इससे एफिलिएटेड है, उससे एफिलिएटेड है, एक एफिलिएशन का सिस्टम चलता है कि इससे अगले 15 सालों में सारे एफिलिएशंस खत्म हो जाएंगे। एवरी कॉलेज विल बी हैविंग देयर ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी इन देमसेल्फ। तो ये एफिलिएशन का सिस्टम एबॉलिश हो जाएगा अगले 15 सालों में। उसके बाद हम आते हैं 2040 में, जो मेरू की मैंने आपकी बात की थी, मल्टीपल डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट, ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसे कि आपके IIT, IIM, NIT, ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वो मेरू इंस्टीट्यूट बन जाएंगे। पर इसमें यही है कि जिसमें 3000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं को इसमें माना जाएगा मेरू। अगर 3000 से कम बच्चे हैं तो वो एज अ सिंगल डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट भी बढ़ सकते हैं। 3000 से ज्यादा बच्चे हायर एजुकेशन मेरू रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ASAP है, जैसा हम सब जानते हैं, जल्द से जल्द गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश का 6% ऑफ GDP एजुकेशन में खर्च हो। और ये 6% ऑफ GDP कौन से सरकार का? केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का? जवाब है सबका मिला करके। केंद्र सरकार का जो है, राज्य सरकार का जो है, सबका मिला करके जो GDP जो खर्चा है वो 6% ऑफ देश का GDP
होना, देश का जो जीडीपी है उसका 6% एजुकेशन में खर्च होना चाहिए। अमूमन अगर आज हम बात करें तो 3 से 3.5% हम पहुंच पाए हैं अपने जीडीपी का, जिसमें कि केंद्र सरकार और सारे देश के राज्य सरकार मिला करके 3 से 3.5% ऑफ द जीडीपी खर्च करती है। और एएसएपी जल्द से जल्द कोशिश है कि हम 6% ऑफ जीडीपी पे पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं साथियों इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, कि हमने पॉलिसी बात कर ली, सारी चीजें बात कर ली। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हम इसको कार्यान्वित कैसे करेंगे, कब कब क्या क्या होगा। तो उसको मैं एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। नंबर 1, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आज हम हैं, हमारे सामने है। सरकार ने पॉलिसी ले आई है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। अब इसके बाद आएगी नेशनल हायर एजुकेशन बिल। ये नाम चेंज भी हो सकता है, कहने का मतलब है एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड सरकार बिल पेश करेगी संसद में। कहां पेश करेगी? संसद में। उसके बाद क्या होगा? एक एक्ट बनेगा, कानून बनेगा। कानून के बाद वो इंप्लीमेंट होगा। ये एक ब्रॉड बहुत मोटे मोटे रूप से इंप्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर है। इसी के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन के लास्ट पड़ाव पे आ गया हूं और मैं अब सभा को क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के लिए आमंत्रित करता हूं। ओवर टू सौरभ जी। सुशील जी, अनिल भैया हैं, उनको अनम्यूट किया जाए और अनिल भैया की राय और उनके कोई क्वेश्चंस हो तो पहले अनिल भैया से लिया जाए। मनीष जी, अनिल जी को अनम्यूट करिए। हो गया भैया। Thank you, Manish. Thank you very much. Sushil ji, it was a wonderful presentation. और आपने वो सारी चीजें जो एजुकेशन पॉलिसी में इम्पोर्टेंट हैं उनको रखा। मैं आज के सेशन से जो बात समझ पा रहा हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण बात समझ पा रहा हूँ, वो ये है कि हम पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि हमारा सीधा कनेक्शन एजुकेशन पॉलिसी से है, हमारे फ्यूचर का है, हमारे बच्चों के फ्यूचर का है। तो एजुकेशन पॉलिसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सरकारी चीज है और जो शायद टीचर्स के समझने की है, एजुकेटर्स के समझने की है। और मैं इस दृष्टिकोण से आज के इस प्रोग्राम के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि मास को, पब्लिक को, पेरेंट्स को एजुकेशन पॉलिसी से अवगत कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और आपने बहुत सुंदर तरीके से इसको किया है। और मेरा विश्वास है एजुकेशन पॉलिसी के फीचर्स का लाभ भी लोगों को तभी मिल पाएगा जब वो पॉलिसी को पहले समझ पाएंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम्स आपने आज बहुत अच्छे से इसे प्रेजेंट भी किया है, बहुत सुंदर आपने अपनी बातों को रखा है, बहुत स्पष्ट शब्दों में रखा है। और मैं चाहूंगा कि मारवाड़ी युवा मंच को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी में कोई और संगठन इस तरफ सोच भी रहा है। सब लोग मान के चलते हैं कि ये सरकारों की जिम्मेदारी है, एजुकेशनिस्ट की जिम्मेदारी है, यूनिवर्सिटीज की जिम्मेदारी है, लेकिन ये वास्तव में सोसाइटी की जिम्मेदारी है। मैं अभी सुन रहा था तो आपने एक जगह कहा भी था कि हम समाज के अभिन्न अंग हैं। तो जब हम अभिन्न अंग हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस तरह की चीजों में अपनी भूमिका निभाएं। और इस नए डिजिटल युग में तो निश्चित तौर पर ये काम आसान भी है। आज आपने देश भर से कुछ लोग आए थे, उन लोगों को बताया है और मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी आप और लोगों को इससे जोड़ें और युवा मंच की शाखाएं भी और प्रांत भी अपने अपने स्तर पर इस आयोजन को करें। और सुशील जी से अच्छा स्पीकर आपने को नहीं मिलेगा। एक तो घर के अंदर मिल रहा है और घर के बाहर का भी आप मैं भी चैट में देख रहा था, किसी एक ने कमेंट किया था कि कोई एजुकेटर अगर इसको प्रेजेंट कर रहा होता तो उससे 100 टाइम बेटर सुशील जी ने प्रेजेंट किया है। तो मैं सुशील जी आपको और पूरी टीम को इस बात के लिए कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। रवि की ऐसे भी आदत है कि ये खरी चीज पे ही हाथ रखते हैं। तो जब रवि ने इस प्रोग्राम को प्रमोट किया तो वही इस बात का संकेत था कि इस प्रोग्राम में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और आई एंजॉयड इट एंड वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद, सौभाग्य है मेरा।